नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो वर्ष 2004 में समाप्त कर दिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको बोलचाल के भाषा में हम लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो था केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन दिया जाता था, लेकिन एनपीएस के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन कोई अमाउंट तय नहीं था, क्योंकि एनपीएस जो था यह पूरी तरह से शेयर मार्केट पे डिपेंड था और शेयर मार्केट के उछाल और गिरावट पे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का पेंशन जो था वह डिपेंड था, जिसको लेके केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मन में हमेशा डर बना रहता था कि उनका पेंशन कितना होगा उनके सेवानिवृत्ति के समय। इसी को लेकर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी एवं उनके संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार से लगातार मांग किया जा रहा था कि एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू किया जाए, जिसका विरोध प्रदर्शन 2004 से लेके अभी तक किया जा रहा था, जिसके एवज में केंद्रीय सरकार के द्वारा कल एक कैबिनेट की बैठक किया गया, जिसमें यूपीएस लागू करने के लिए एक घोषणा किया गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो यूपीएस लागू होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यह एनपीएस से किस प्रकार से अलग होगा और यह क्या यूपीएस जो है ओपीएस का जगह ले पाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक संक्षेप में कि यूपीएस आखिर है क्या। तो यूपीएस जो है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके तहत केंद्रीय सरकार यह कह रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। पेंशन अब किस प्रकार से दिया जाएगा? ओपीएस में क्या था कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके सेवानिवृत्ति के समय अंतिम माह का जितना बेसिक सैलरी होता था उसका 50% अमाउंट जो था उसके पेंशन के रूप में फिक्स किया जाता था और हर 6 महीने के बाद उसको उस पे महंगाई भत्ता डीआर बढ़ाया जाता था। तो इस तरह से ओपीएस था। अब हम लोग समझते हैं यूपीएस। यूपीएस में केंद्रीय सरकार यह कह रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें अगर कोई कर्मचारी रिटायर कर रहा है तो पिछले 12 माह के जो बेसिक सैलरी होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो उसका एवरेज निकलेगा उसका 50% जो है उसके पेंशन के रूप में फिक्स किया जाएगा और इसमें भी महंगाई भत्ता उसके प्रत्येक 6 माह के बाद देने की घोषणा किया जा रहा है और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया है कि अगर अभी जो जितने भी कर्मचारी हैं 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी बहाल हुए हैं वो सभी एनपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं, तो अगर यूपीएस लागू हो जाता है तो जो एनपीएस के कर्मचारी हैं वो यूपीएस चुनने के आज़ादी होंगे उनके पास, यानी कि वो चाहे तो एनपीएस में रह सकते हैं या फिर वो यूपीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम एक यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए हैं जिसमें एक यूपीएस है, एनपीएस है और ओपीएस है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ओपीएस। ओपीएस जो था यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, यानी कि चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो। एनपीएस जब लागू हुआ तो यह जो था एक सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, दोनों एनपीएस के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकता था। अब आया यूपीएस। यूपीएस जो है यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभ दिया जाएगा, यानी कि अभी वर्तमान में यूपीएस सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। बाद में चल के राज्य सरकार के कर्मचारी भी, राज्य सरकार अगर चाहे तो यूपीएस लागू कर सकता है। 2 नंबर है कि इसमें जो था 10% की कटौती किया जाएगा। ओपीएस में क्या होता था कि इसमें पेंशन देने के लिए कर्मचारी के खाते से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं किया जाता था, यानी कि जब वो सेवानिवृत्त होते थे सरकार अपने तरफ से पूरी राशि पेंशन के रूप में उनको दिया जाता था। जब एनपीएस लागू हुआ तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी कर्मचारी हो उसके अपने अकाउंट से 10% प्रति माह की हिसाब से कटौती किया जाता है और उसमें सरकार जो है वो 14% योगदान करती है, यानी कि कर्मचारी के खाते से 10% कटता है और सरकार जो है वह 14% का योगदान करती है। अब यूपीएस जब लागू हो रहा है तो इसमें जो कटौती है, कर्मचारी की जो कटौती है उसमें किसी प्रकार के वृद्धि नहीं किया गया है,
लेकिन सरकार का जो अंशदान होगा, जो योगदान होगा, वह 14% से बढ़ाकर 18.5 कर दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कटौती जो होता है और यह सरकार का जो योगदान होता है वह बेसिक प्लस डीए, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी का बेसिक होता है और जो उस पर महंगाई भत्ता उसको मिल रहा है, उस दोनों को जोड़ने के बाद उसका 10% होता है और उस दोनों को जोड़ने के बाद ही वो 14% या 18.5 होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो था जीपीएफ की सुविधा था, यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, इसमें जीपीएफ की सुविधा था, इसमें जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं था। अब इसमें क्या है कि वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा, यानी कि जब कर्मचारी रिटायर करेगा तो उसमें एक मुश्त राशि जीपीएस के तहत उसको मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं 4 नंबर क्या है। यह जो था एक सुरक्षित योजना था। ओपीएस में यह निश्चित था कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उसको 50% अंतिम माह के बेसिक का पेंशन फिक्स होना ही है, यानी कि यह एक सुरक्षित था। एनपीएस में क्या था कि यह शेयर मार्केट पे पूरी तरह से डिपेंड था। इसमें क्या होता था कि जो कर्मचारी का 10% कटौती और 14% सरकार का जो योगदान होता था, जितने अमाउंट दोनों को जोड़ के जमा होता था उसका 60% कर्मचारी को एक मुश्त सेवानिवृत्ति के समय दे दिया जाता था और जो 40% राशि बचता था उसको पेंशन के रूप में फिक्स किया जाता था। लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं रहता था कि उसको कितने रुपया पेंशन मिलेगा। इसी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी बराबर मांग करते थे कि हमको ओपीएस लाया जाए ताकि हमको ये पता हो कि हमारा कितना रुपया पेंशन फिक्स होगा। अब हम समझते हैं यूपीएस। अब यूपीएस में क्या है कि यह भी एक सुरक्षित योजना है। मैं पहले बता दिया कि इसमें क्या है कि सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन तय होगा उनके रिटायरमेंट के जो अंतिम माह होगा उससे पहले 12 माह के जो बेसिक सैलरी होगा उसको जोड़ लिया जाएगा और उसको एवरेज निकाला जाएगा। जितना एवरेज आएगा उसका 50% उसको पेंशन के रूप में फिक्स किया जाएगा। तो यूपीएस भी एक सुरक्षित योजना है। अब हम लोग समझते हैं 5 नंबर में। देखिए इसमें 12 माह का एवरेज बेसिक का 50% पेंशन होगा, जो मैं अभी बता दिया। इसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से शेयर मार्केट पे डिपेंड था। इसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता है। और ओपीएस में क्या होता है कि जो कर्मचारी रिटायर करेगा उस माह का जो अंतिम वेतन होगा उसका 50% पेंशन के रूप में फिक्स होता था। अब हम लोग समझते हैं 6 नंबर पॉइंट। यूपीएस में महंगाई के हिसाब से डीआर लागू होगा। अंतिम वेतन का अंतिम 12 माह के जो एवरेज होगा उसका 50% पेंशन होगा और प्रत्येक 6 माह के बाद उसको डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उसी तरह से 6 नंबर में इसमें महंगाई भत्ता के हिसाब से डीआर लागू नहीं था। इसमें कोई महंगाई भत्ता के हिसाब से डीआर यानी डियरनेस अलाउंस लागू नहीं था एनपीएस में। ओपीएस में क्या था कि इसमें 6 माह के बाद डीआर लागू होता था, यानी कि जैसे केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसी तरह से ओपीएस के तहत अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो उसको भी प्रत्येक 6 महीना के बाद महंगाई भत्ता बढ़ने के हिसाब से उसको सैलरी दिया जाता था। अब हम लोग समझते हैं 7 नंबर पॉइंट कि यूपीएस में ग्रेजुटी के अलावा एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति के समय दिया जाएगा। देखिए यूपीएस में भी जो है उसको ग्रेजुटी दिया जाएगा। इसमें ग्रेजुटी का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि अस्थायी प्रावधान था। ओपीएस में 20 लाख तक ग्रेजुटी मिलता था। अगर ओपीएस में कोई कर्मचारी रहता था और रिटायर करता था तो उसको मैक्सिमम 20 लाख तक की ग्रेजुटी मिलता था। अभी ग्रेजुटी का राशि बढ़ के 25 लाख हो गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 50% हो गया है, इसलिए ग्रेजुटी की राशि 25% बढ़ गया है तो 25 लाख हो गया है। इसमें यूपीएस में 8 नंबर में क्या है कि इसमें कर्मचारी के मौत होने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा जो उसके बेसिक का 60% होगा। एनपीएस में इसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस में जमा पैसा को जो है सरकार जब्त कर लेता है और उसमें फैमिली पेंशन कितना होगा ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। इसमें भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है, ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान है। अब हम लोग 9 नंबर समझते हैं कि इसमें भी पेंशन के लिए इन्वेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको अगर पेंशन पाना है तो जो आपका पैसा जमा होगा
आपका कंट्रीब्यूशन और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा जब वो जमा होगा तो आपको पेंशन पाने के लिए उस राशि में से किसी प्रकार के कोई राशि जमा नहीं करना होगा। इसमें एनपीएस के तहत कुल राशि का यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा और सरकार जो योगदान देगा उसका 40% राशि जो है आपको इन्वेस्ट करना होगा और 60% राशि ही आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा और जो 40% राशि जमा होगा उसी में से आपको पेंशन फिक्स किया जाएगा जो पूरी तरह से आपको एनपीएस के तहत शेयर मार्केट पे डिपेंड होगा। ओपीएस में किसी प्रकार के इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं था, इसमें सरकार जो था अपने तरफ से पेंशन कर्मचारियों को देता है। अब हम लोग 10 नंबर समझते हैं कि इसमें यानी यूपीएस के तहत जो है 10 साल के सर्विस होने पर कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगा। देखिए, अगर कोई कर्मचारी दुर्भाग्यवश 10 साल नौकरी करता है और किसी कारणवश वो नौकरी नहीं करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उसको 10,000 रुपया पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन एनपीएस में कोई फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं था क्योंकि ये पूरी तरह से शेयर मार्केट पर डिपेंड था। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 40% राशि जो है आप पेंशन के कम्यूटेशन करा सकते हैं जो 15 साल के बाद जाकर पुनः आपका पेंशन फिर से बहाल हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा दी जाएगी। किसमें? यूपीएस में। इसमें मेडिकल फैसिलिटी की कोई प्रावधान नहीं था और ओपीएस में क्या है कि इसमें मेडिकल फैसिलिटी यानी एफएमए यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाता था जो अभी वर्तमान में 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से एक सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर चाहे तो एफएमए का अपना ऑप्शन देकर एफएमए चूज कर सकता है और उसको 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सरकार उसको देती है। तो ये था ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। मैं थोड़ा सा यूपीएस के बारे में बता दूं। यूपीएस जो है जब बहाल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से तो उस समय जो अभी वर्तमान में जो एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी हैं वो चाहे तो यूपीएस चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप यूपीएस चूज कर लेते हैं या एक बार एनपीएस चूज कर लेते हैं तो दोबारा आपको ऑप्शन चेंज करने की कोई भी आपके पास विकल्प नहीं रहेगा। तो ये था ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।